हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल साइंस सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हो आप CFT। ठीक है, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, बड़ा इजी टॉपिक है। असल में ना बीएससी के टॉपिक को खुद हार्ड बनाते हो, इतना इजी टॉपिक है कि एक बार वीडियो देखने पे पूरे का पूरा टॉपिक आपके माइंड में होगा। बस इस टॉपिक को समझने के लिए पूरा बोर्ड पे फोकस बनाए रखना है, और नोट्स की तो जरूरत है ही नहीं हमें। क्यों नहीं है? क्योंकि नोट्स मैं आपको लिखवाता ही हूँ। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो क्या टॉपिक है हमारा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लो साहब, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो साहब, इसको शॉर्ट में कहते हैं CFT। कभी कहोगे यार शॉर्ट में पता नहीं क्या बोलते हैं, सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। असल में ना स्टार्टिंग की बात जब थी तो इस थ्योरी का प्रतिपादन करा है एच बेथे ने। याद कर लो, सन 1929 में इस थ्योरी का प्रतिपादन एच बेथे ने किया। मैं पहली लाइन ये लिखवा रहा हूँ, है ना। तो इस थ्योरी का प्रतिपादन, लो साहब, इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा? एच बेथे ने। लो साहब, एच बेथे ने कब करा? सन 1929 में। सन 1929 में किया था। ठीक है, सन 1929 में किया था। असल में ना ये थ्योरी आयनिक क्रिस्टल के लागू होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आयनिक क्रिस्टल के लागू होती है, लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, यह थ्योरी काय पे लागू होती है? आयनिक क्रिस्टल पर लागू होती है। लो साहब, लागू होती है। ये थ्योरी आयनिक क्रिस्टल पर लागू होती है। और क्या बात है यार, ये थ्योरी आयनिक क्रिस्टल पर लागू होती है। ठीक है, अच्छा ये थ्योरी बताती क्या है आपको? तो ये थ्योरी आपको बताती है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसकी कलर या स्पेक्ट्रम बोला जाता है, कलर स्पेक्ट्रम, उस चीज़ को समझाती है। ये भी मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ कि यार यह थ्योरी बताना क्या चाहती है हमको? तो यह थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड कलर प्रॉपर्टीज को स्पष्ट करती है ना। अब बात ये आती है कि इस थ्योरी की अभिधारणाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी अभिधारणाएं इस थ्योरी के अंदर है। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं। तो इस थ्योरी की देखो निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं। चलो साहब, तो अच्छा पहली अभिधारणा ले रहा हूं मैं। चलो यार ये बता दो पहली अभिधारणा कौन सी है। तो पहली अभिधारणा ये है कि जो धातु होता है, यानी कि जब मेटल आयन होता है, धातु आयन होता है, और लिगैंड के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इसको समझते हैं एक चित्र की सहायता से। देखो मेरे पास मैंने क्या बनाया, मेरे पास ये धातु आयन है, ठीक है, और मेरे पास ये लिगैंड है। ऐसे मेरे पास ये मैंने लिगैंड मान रखा है, ऐसे मैंने तुम्हारे पास क्या मान रखा है? एक लिगैंड यहाँ मान रखा है। ठीक है भाई, एक लिगैंड मैंने यहाँ मान रखा है ये वाला, और एक लिगैंड मैंने यहाँ मान रखा। लिगैंड भी मैंने माइनस वाला लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, चलो, तो धातु आयन लिया है मैंने और लिगैंड लिया है। अब ये बताओ इस प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? तो यहाँ बनता है आयनिक बॉन्ड। ये आपने पढ़ रखा है कि प्लस और माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयनिक बॉन्ड, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इस लिगैंड, जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पूरा, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो मेटल आयन है, यानी कि धातु आयन है, और लिगैंड के बीच, ठीक है, बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। मैं लिख पा रहा हूँ इस लाइन को, ठीक है। तो क्या लिख पा रहा हूँ मैं? धातु आयन, ठीक है, धातु आयन तथा लिगैंड के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है बेटे, वो पूर्णता कैसा होता है? कंप्लीटली, पूर्णता, ठीक है, पूर्णता आयनिक होता है।
ठीक है, पूर्णतः आयनिक होता है। पहला पॉइंट मिल गया मुझे। पहला पॉइंट क्या मिला, धातु आयन और लिगैंड के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो पूर्णतः आयनिक होता है। ठीक है, अब आप सेकेंड पॉइंट में ये देखो कि प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्शन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। तो ऑब्वियस कैसे है, अपोजिट है, इसका मतलब है यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, है ना। तो धातु आयन और लिगैंड के बीच, ध्यान देना, धातु आयन और लिगैंड के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ध्यान देना, धातु आयन और लिगैंड के बीच बेटे धातु आयन तथा लिगैंड के बीच कौन सा बल लगता है, वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक है, चलो वैद्युत आकर्षण बल लगता है, मैंने बोल दिया कि भाई धातु आयन और लिगैंड के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। अब बात यह आती है, इसका मतलब ये हुआ जब यार वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है, बॉन्ड आयनिक बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि धातु आयन यानी कि लिगैंड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन इस धातु आयन के ऑर्बिटल में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि बॉन्ड हमारे पास आयनिक है। जब आयनिक बॉन्ड है तो इस लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और वो धातु आयन के भीतर क्या करेंगे, प्रवेश करके, ना ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होता, जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पीछे पढ़ाया मैंने, तो उसमें यहाँ जो तुम्हारे पास लिगैंड होते हैं वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और साथ साथ में ये भी होता है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ इस पॉइंट को, इसी के अंदर लिखवा रहा हूँ इस पॉइंट में कि लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धातु आयन के ऑर्बिटलों में, ठीक है, ऑर्बिटल्स में प्रवेश नहीं करते हैं। ध्यान देना, प्रवेश नहीं करते हैं, है ना, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अब बात यहाँ यह आती है कि अगर मेरे पास निगेटिव लिगैंड है, देखो अगर लिगैंड कैसा मेरे पास निगेटिव है, ठीक है, यानी कि ये मेरे पास क्या धातु आयन है और ये लिगैंड कौन सा है, निगेटिव है, तो जो ये धातु आयन होता है वो इस निगेटिव लिगैंड को आकर्षण बल से आकर्षित करता है। ठीक है, लिखवा दूं ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट में मैं लिखवा रहा हूं, देखो क्या पॉइंट है मेरे पास, इसी में लिखवा रहा हूं। ठीक है, इसी पॉइंट का है सेकंड नंबर का, कि जो तुम्हारे पास धातु आयन होता है, धातु आयन, ठीक है, निगेटिव लिगैंड को, कैसे लिगैंड को, निगेटिव लिगैंड को, ठीक है, निगेटिव लिगैंड को, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल से, आकर्षित करता है। ठीक है भाई, चलो आकर्षित करता है, ठीक है, इस सेकंड नंबर का ये आकर्षित करता है। अच्छा ठीक है, अब अगर मान लो लिगैंड उदासीन हो, यार लिगैंड कैसा मेरे पास, न्यूट्रल मान लिया मैंने, मेरे पास लिगैंड नेगेटिव है ही नहीं, मेरे पास न्यूट्रल लिगैंड है, तो न्यूट्रल लिगैंड में क्या होता है, दो पोल होते हैं, दो पोल मतलब एक होता है माइनस वाला, एक क्या होता है, प्लस वाला। इसका मतलब यह है कि अगर लिगैंड मैंने न्यूट्रल लिया है तो जो मेटल आयन होगा वो इस न्यूट्रल लिगैंड के ऋण आवेशित यानी कि नेगेटिव पोल को अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्यान देना है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव पोल को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो यदि लिगैंड उदासीन हो, यदि लिगैंड कैसा हो हमारे पास, यदि लिगैंड उदासीन हो यानी कि बेटे न्यूट्रल हो, यदि लिगैंड उदासीन हो तो धातु आयन जो होता है, धातु आयन वो क्या करता है, नेगेटिव सिरे को यानी कि नेगेटिव पोल को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या बात है यार, आकर्षित करता है। ठीक है, आकर्षित करता है ना। अब लिगैंड अगर नेगेटिव है तो भैया आकर्षण बल लगा देगा और इस लिगैंड को अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन अगर लिगैंड न्यूट्रल है तो उसका जो नेगेटिव पोल होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। किसके अकॉर्डिंग, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना। इसका एक नंबर वाला था मेरे पास, सेकंड हो गया। अच्छा थर्ड पॉइंट में तो मैं और लिखवा रहा हूँ इसका, ठीक है यार। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है भाई, थर्ड पॉइंट ये होता है इसमें कि कि आप जानते हैं कि भाई जो मेरे पास ये जो देख रहे हो ना धातु आयन,
धातु आयन और लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। ध्यान देना, धातु आयन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ये लाइनें में लिखवा रहा हूं, देखो, धातु आयन, ठीक है, तथा लिगैंड के इलेक्ट्रॉन, तथा लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा बल काम करता है? रिपल्सन फोर्स, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगता है। लो साहब, धातु आयन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है। कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप हो गए, है ना, और तीनों के तीनों स्टेप बिल्कुल इजी हैं और समझ में भी आ गए होंगे। अच्छा ठीक है, अब इसका 4th स्टेप करवाता हूं, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। तो देखो 4th नंबर आ गया। तो 4th नंबर बड़ा इजी होता है, बस समझना है आपको, क्या है समझोगे। तो डाल देता हूं मैं 4th नंबर इसका। लो साहब, चौथा नंबर देखो क्या होता है। अब बात ये आती है कि ये बताओ डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो यू नो, आप जानते हैं कि भाई डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होता है मेरे पास डी एक्स वाई, फिर दूसरा कौन सा होता है? डी वाई जेड, तीसरा कौन सा होता है? डी जेड एक्स, और चौथा कौन सा होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 5वां डी जेड स्क्वायर। ध्यान देना, 3 ये हैं और 2 ये हैं, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, है ना। ये 2 एक जैसे होते हैं, ये 3 एक जैसे होते हैं, लेकिन इन सबकी ऊर्जा कैसी होती है? समान होती है। यानी कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और पांचों की ऊर्जा कैसी होती है? समान होती है ना। अब कोई लिगैंड आता है और धातु आयन के से टकरा जाता है। जब टकरा गया तो इन 5 डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा के 2 अलग अलग समूह में बढ़ जाती है, और इसी प्रभाव को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देखो मैं करवा रहा हूं इस चीज को। तो धातु आयन में कितने होते हैं? धातु आयन में 5 यानी कि 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, जिनकी ऊर्जा कैसी होती है? भाई जिनकी ऊर्जा समान होती है यार। जिनकी ऊर्जा कैसी होती है? जिनकी ऊर्जा समान होती है, ठीक है, जिनकी ऊर्जा समान होती है। अब क्या हुआ कि कोई ऋण आवेशित लिगैंड आएगा, ठीक है, जब कोई लिगैंड धातु आयन के निकट आता है, धातु आयन के निकट आता है। आगे देखो, जब कोई लिगैंड धातु आयन के निकट आता है तो धातु आयन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है ना। तो मैं लिखने रहा हूं उस लाइन को, मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली। जब कोई लिगैंड धातु आयन के निकट आता है तो 5 डी कक्षक की ऊर्जा, तो 5, ठीक है, डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान नहीं रहती है, बल्कि ऊर्जा के 2 अलग समूह में बढ़ जाती है। 5 डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान नहीं रहती है, बल्कि ऊर्जा के 2 अलग अलग समूह में बढ़ जाते हैं। इस घटना को, ये मैं ले रहा हूं डायरेक्टली में से, इसे क्रिस्टल फील्ड, ध्यान देना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, ध्यान देना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। अब बात यह आती है कि यार देखो, मैंने बोला कि धातु आयन के निकट आता है तो 5 डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान नहीं रहती है ना, बल्कि ऊर्जा के 2 अलग अलग समूह में बढ़ जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ये समझ में आया? ठीक है भाई। अब देखो इसमें एक चीज और रह गई है, वो चीज हमारे पास ये पॉइंट आता है कि यार इन 5 डी ऑर्बिटल में से कौन से ऐसे ऑर्बिटल होंगे जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी और कौन से ऐसे ऑर्बिटल होंगे जिनकी ऊर्जा कम होगी। अब देखो, जो डी ऑर्बिटल ध्यान देना, लिगैंड की दिशा में होते हैं, लिगैंड की दिशा में होते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है,
उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। और जो ऑर्बिटल लिगैंड की विपरीत दिशा में होते हैं, यानी कि जो ऑर्बिटल लिगैंड की दिशा में नहीं होते हैं, उनकी ऊर्जा घट जाती है ना। तथा जो ऑर्बिटल लिगैंड की दिशा में नहीं होते हैं, उनकी ऊर्जा घट जाती है, ठीक है। तो कुछ डी ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ रही है और कुछ डी ऑर्बिटल की ऊर्जा कम हो रही है ना, कुछ की बढ़ गई, कुछ की कम हो गई। तो ऊर्जा में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ गया है ना। तो इसी ऊर्जा के अंतर को हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक की ऊर्जा बढ़ गई यार, एक की ऊर्जा कम हो गई, इसका मतलब है थोड़ी बहुत ऊर्जा कहीं ना कहीं कम हुई है। जब ऊर्जा कम हुई है तो वो कितनी ऊर्जा कम हुई है उसको बोलते हैं CFSE। नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो उनकी ऊर्जा क्या होती है, तुम्हारे पास घट जाती है। चलो ऊर्जा तो मेरे पास घट गई है यार, है ना। अब क्या होता है कि जो मैंने ये लिखवाया है क्रिस्टल फील्ड विपाटन, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये डबल टी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण क्या होता है कि इसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती है, जिसे हम बोलते हैं CFSE। लिख दे रहा हूं मैं चीज को, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण ऊर्जा में क्या होती है बेटे, ऊर्जा में कमी आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड, इसकी जगह मैं स्टेबलाइजेशन का यूज कर रहा हूं, स्टेबिलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, एनर्जी शॉर्ट कहते हैं। तो शॉर्ट में कहते हैं इसको CFSE, है ना। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, है ना। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। अब बात यह आती है कि देखो ये जो तुम्हारे पास क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन होता है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी ज्यामिति, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्यामिति पर डिपेंड करता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि लिगैंड की संख्या तुम्हारे पास कितनी होगी, 4 होगी। अगर लिगैंड की संख्या कितनी होगी तुम्हारे पास, 4 होगी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अलग होगा। और अगर लिगैंड की संख्या 6 होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगा तुम्हारे पास, अलग होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिफरेंट हो सकता है। मैं इस लाइन को भी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं 5वां नंबर ले रहा हूँ मैं इस पॉइंट का। और 5वां नंबर मेरे पास क्या होगा बेटे, 5वां नंबर मेरे पास होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर तथा ज्योमेट्री के आधार पर भिन्न प्रकार से हो सकता है, भिन्न प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप संयोजन संख्या यानी कि लिगैंड की संख्या, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसकी ज्यामिति यानी कि जो संरचना है उसके आधार पर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो 5 के 5 एजम्पशन यानी कि 5 की 5 अभिधारणाएं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हो गई। पढ़ते हैं अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है। काय में अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद पढ़ाते हैं फिर अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। तो करें फिर, तो क्या हेडिंग है मेरे पास, अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, है ना। चलो साहब
करते हैं स्टार्ट इस चीज़ को भी। तो सबसे पहले ये देख लो, जितने भी तुम्हारे पास अष्टफल के यौगिक होते हैं उसमें एक होता है धातु आयन, ठीक है, और 6 लिगैंड होते हैं, वो भी 6 के 6 काय में होते हैं, कोनों पर होते हैं। देखो यानी कि अष्टफल के यौगिकों में, अष्टफल के यौगिकों में धातु आयन, एक धातु आयन, ठीक है, तथा 6 लिगैंड जो होते हैं वो अष्टफलक के कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। जैसे देखो मैं ले रहा हूं यहां पे, जैसे देखो ध्यान देना जरा, जैसे ये है मेरे पास धातु आयन है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगा, एक लिगैंड मेरे पास ये होगा, एक लिगैंड मेरे पास ये होगा, फिर एक लिगैंड मेरे पास ये होगा, ऐसी एक लिगैंड मेरे पास ये होगा, और ऐसी एक लिगैंड मेरे पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इस सब मैंने क्या बना दिए, लिगैंड बना दिया, क्योंकि 6 लिगैंड होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है यहाँ पर, तो 6 लिगैंड होते हैं, और एक तुम्हारे पास क्या होता है, धातु आयन होता है ना। कुछ इस टाइप से मिल गया हमें देखने के लिए, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। अब इस ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में 6 लिगैंड कैसे है तुम्हारे पास, ये रहे, है ना, 6 लिगैंड ये रहे, और एक धातु आयन हमारे पास ये रहा। अब जरा देखो, जो आपके पास डी ऑर्बिटल होते हैं ना, उनकी आकृति भी देख लेते हैं कि भाई डी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है। तो डी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो निम्नलिखित होती है। शेप जो होती है ना, वो शेप निम्नलिखित होती है, निम्नलिखित है। चलो साहब, तो डी ऑर्बिटल की शेप भी तुम्हारे पास कैसी है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहला नंबर देखना, देखो पहले मैं ले रहा हूं, तो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उनमें से जो पहला होता है ना, कुछ इस टाइप से बनाया था, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब देखो एक्सिस, ये मैंने बनाया पहला डी एक्स बाई, क्या बनाया मैंने, डी एक्स बाई, है ना। डी एक्स बाई मतलब यार ये भी एक्स होगा और ये वाला भी क्या होगा तुम्हारे पास, ये एक्स हो गया, ये वाला बाई हो गया, ठीक है। ऐसे सेम लो साहब, ये बाई वाला, ये वाला मैंने डी बाई जेड, है ना, इसे भी सेम टू सेम कहानी है ऐसी। तो ये बाई हो गया, ये वाला मेरे पास क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। ऐसे सेम ये मेरे पास हो गया कितना, ये आया मेरे पास जेड एक्स आ गया, तो ये मेरे पास एक्स मान लिया मैंने, और ये वाला क्या मान लिया मैंने, जेड मान लिया, ठीक है। 3 हो गए। और अब बात याद है, देखो तीनों की तीनों इसको बोलते हैं लोब्स, क्या बोलते हैं इसको, लोब्स बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारे पास हैं, जितने भी तुम्हारे पास 3 है ना, यानी कि इन तीनों ऑर्बिटल्स को आपने कहाँ रखा, इन तीनों ऑर्बिटल्स को, ठीक है, आपने एक ही समूह में रखा गया, इन तीनों ऑर्बिटल्स को एक ही समूह में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि भाई तीनों ऑर्बिटल्स की जो लोब्स आप देख रहे हो ना, ये वाली लोब्स, वो क्या है, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्सिस एक्स वाई जेड के बीच में होती हैं, है ना, एक्स वाई जेड, यानी कि तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड के बीच में होती हैं। देखो ये भी बीच में है, ये भी बीच में, ये भी बीच, सब बीच में होती हैं। किसी से भी होकर, किसी भी लोब से होकर एक्स या वाई या फिर जेड एक्सिस नहीं जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं इसमें लिख दे रहा हूं, देखो इन तीनों ऑर्बिटल्स को, इन तीनों ऑर्बिटल्स को एक ही समूह में रखा गया, एक ही समूह में रखा गया, एक ही समूह में रखा गया है, ठीक है। जिनकी एनर्जी कितनी होती है, वो एक ही समूह में रखा गया। देखो तीनों ऑर्बिटल्स को एक ही समूह में रखा गया है, जिसे ईजी समूह कहते हैं, जिसे T2G समूह कहते हैं, जिसे T2G समूह कहते हैं, ठीक है भाई। इन तीनों ऑर्बिटल की लोब्स, इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है ना, देख रहे हो आप, इन तीनों ऑर्बिटल की लोब्स, ये वाली लोब जो होती हैं, इन तीनों ऑर्बिटल की जो ये लोब दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, एक्स वाई जेड अक्षों के बीच में है, अक्षों के बीच में है, बीच में होती हैं, है ना। अब 2 बचे ऑर्बिटल हमारे, कौन कौन से बचे, एक बचा हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा बचता हमारे पास डी जेड स्क्वायर, है ना। उनमें क्या होता है कि जो उनकी लोब्स होती हैं वो एक्सिस पर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि अक्षों पर होती हैं। जैसे ये अक्षों के बीच में, उसमें अक्षों के बीच में नहीं होती, वो
खुद की लोब्स जो होती हैं उनकी वो अक्षों पर होती हैं, कुछ इस टाइप से। देखो मैं बता रहा हूँ। तो पहला मेरे पास इस टाइप से देखने को मिलता है, ये है ना। तो एक लोब्स मेरे पास ये हो गई x, और ये मैंने मान लिया कितना मेरे पास ये वाला y है ना, ये ठीक है। अब दूसरा जो मेरे पास आता है वो आता है dz स्क्वायर, जिस टाइप से ये क्या है मेरे पास, चलो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया z, ठीक है। तो यह है मेरे पास देखो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यह है मेरे पास dz स्क्वायर, है ना। इनमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो इन दोनों ऑर्बिटल को एक समूह में रखा गया है, ठीक है। इन दोनों ऑर्बिटल को एक समूह में रखा गया है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे ईजी समूह कहते हैं, है ना, जिसे ईजी समूह कहते हैं। अब बात ये आती है, देखो इसको हमने ईजी समूह बोल दिया, क्यों, देखो क्योंकि एक चीज़ और है, देखो इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो लोब्स होती है ना, लोब्स जो होती हैं वो x, y, z अक्षों पर स्थित होती हैं, यानी कि अक्षों पर स्थित होती हैं, है ना। अक्षों पर क्या होती हैं, स्थित होती हैं। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं अष्टफल के यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कैसे होता है ना। तो इतना तो समझ गए आप। अब इसका आगे देखो जब कोई लिगैंड धातु आयन के निकट आता है, किसके आयन के, धातु आयन के निकट आता है, ये लिखना पड़ेगा आपको, निकट आता है। तो पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा के तो अलग अलग समूह में बढ़ जाते हैं ना। पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं रहती है, तो पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं रहती है, बल्कि ऊर्जा के दो अलग अलग समूह में बढ़ जाते हैं, समूह में बढ़ जाते हैं, है ना, बढ़ जाते हैं। अब देखो बात क्या आती है, ऊर्जा के दो अलग अलग समूह में बढ़ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, स्प्लिटिंग कहते हैं यार, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। चलो साहब, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है भाई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने बोल दिया। अब देखो जिस समूह की ऊर्जा अधिक होती है उसको कहते हैं ईजी समूह, ठीक है, ध्यान देना। जिस समूह की ऊर्जा अधिक होती है, उसे ईजी समूह कहते हैं, ठीक है। इस समूह में दो कक्षक होते हैं, इस समूह में दो ऑर्बिटल्स होते हैं, अच्छा कौन कौन से होते हैं ऑर्बिटल्स। पहला जो होता है वो होता है dx स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, और दूसरा होता है dz स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों लिगैंड की दिशा में होते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल लिगैंड की दिशा में होते हैं, ये पॉइंट नहीं लिखा रहा हूँ मैं, है ना। इसके बाद देखो जिस समूह की ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है, जिस समूह की ऊर्जा कम होती है उसे T2G समूह कहते हैं, ध्यान देना, उसे T2G समूह कहते हैं, ठीक है भाई। जिस समूह की ऊर्जा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, T2G समूह कहते हैं। इस समूह में तीन कक्षक होते हैं, इस समूह में तीन कक्षक होते हैं, बता जरा कौन कौन से तीन कक्षक होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है मेरे पास dxy, दूसरा होता है dyz, तीसरा होता है dzx,
है ना। अब देखो Eg समूह और T2G समूह में ऊर्जा के अंतर को हम बोलते हैं CFSE, है ना। Eg समूह, ठीक है, Eg समूह तथा T2G समूह में ऊर्जा के अंतर को, हम क्या बोलते हैं बेटे, ऊर्जा के अंतर को हम बोलते हैं CFSE कहते हैं, CFSE कहते हैं। इसे शो करता हूं मैं डेल्टा जीरो से, इसे 1 डेल्टा जीरो या 10 DQ से दर्शाते हैं, 10 DQ से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे 10 DQ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो Eg समूह और T2G समूह में ऊर्जा के अंतर को हम क्या बोलते हैं, CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी कहते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं 1 डेल्टा जीरो या फिर 10 DQ से दर्शाते हैं। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद बनाते हैं इसका चित्र। तो बनावे फिर अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन का चित्र। तो देखो फिर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ले लो 5 d ऑर्बिटल। चलो साहब, मैंने ले लिए 5 d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, है ना। तो यह है मेरे पास धातु आयन में 5 d ऑर्बिटल, 5 d ऑर्बिटल। इनके नाम भी दे दो। चलो इसका नाम दे रहा हूँ मैं पहले। इसका नाम है dxy, इसका नाम है dyz, इसका नाम है dzx, इसका नाम है dx² - y², इसका नाम है लास्ट वाले का dz²। ठीक है, देखो फिर इस लाइन को मैं पूरा कर दे रहा हूँ ये, और पाँचों के पाँचों डी कक्षक हमारे कुछ ऊपर पहुँच गए, 1 2 3 4 5, है ना। पहुँच गए, नहीं पहुँच गए। अब इनका नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपने नाम लिख दिया है। तो यह है तुम्हारे पास औसत ऊर्जा आ गई है मेरे पास, है ना। गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में पाँचों डी कक्षक की औसत ऊर्जा। तो इस लाइन को मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ, जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो जस्ट, अब यहाँ से क्या होगा, वही ये 2 भागों में टूट जाएगा, ठीक है। एक भाग तो मेरे पास ये आ गया, एक समूह ये आ गया, और मेरे पास दूसरा समूह ये आता, ये 3 होंगे आपके, 1 2 3। इसका नाम दे दो dxy, ये हो गया मेरे पास dyz, और ये हो गया मेरे पास dzx, और ये मेरे पास समूह है कौन सा, T2G, इसकी ऊर्जा कम होती है। और ये मेरे पास समूह है कौन सा, Eg, इसकी ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। इसका भी नाम दे दो dx² - y², इसका भी नाम दे दो dz², है ना। तो इसका भी चलो मैं नाम ले दे रहा हूँ मैं, यानी कि गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी ऑर्बिटल्स की औसत ऊर्जा, ठीक है। अब देखो डॉट 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 डॉट, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है और नीचे वाली की ऊर्जा कैसी है, हमारे पास कम है। तो कितनी ज़्यादा होती है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसकी जो ऊर्जा होती है वो +0.6, ठीक है, डेल्टा 0 होती है। और इसकी जो होती है वो होती है आपके पास कुल 0.4 डेल्टा 0, यानी कि डेल्टा 0। और पूरे का जो अंतर होता है वो कितने का होता है बेटे, 1 का होता है, डेल्टा 0 का, क्योंकि Eg समूह और T2G समूह में ऊर्जा के अंतर को आप क्या बोलते हो, CFSE कहते हो। तो CFSE को हम 1 डेल्टा 0 या फिर 10 DQ से शो करते हैं, है ना। तो ये क्या मेरे पास, ये है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है। काय में, अष्टफलकीय यौगिकों में, अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, है ना। अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हुआ। तो इस टॉपिक में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, और उसका एक एग्जांपल अष्टफलकीय कंपाउंड में आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कैसे शो करोगे वो बताया गया है ना। तो ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।